दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कच्चा थिपू आइलैंड और पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक जो स्ट्रेट है उसको लेके काफी समय से श्रीलंका और जो इंडिया में जो हम बात करें तमिलनाडु जो पोर्ट है उसका जो पोर्ट है उन दोनों के बीच में उनको लेके काफी समय से संघर्ष चल रहा है। और जो ये कच्चा थिपू आइलैंड है उसको लेके कई बार इंडिया के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि इंडिया ने आइलैंड श्रीलंका को दिया है एज अ गिफ्ट। तो इसको हमें वापस ले लेना चाहिए क्योंकि इंडियन जो मछुआरे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू हम अगर ये श्रीलंकन मछुआरों को ये अगर देते हैं तो इसको लेके काफी सारे विवाद हमेशा घिरे रहते हैं। तो हम इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स को देखेंगे, ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव्स को देखेंगे, इसके ऐतिहासिक कारणों को देखेंगे कि क्यों हमने ये कौन सी संधि थी 1974 में जो एक संधि आई थी जिसके तहत हमने ये आइलैंड उनको दिया था। तो ये सारी जो चीजें हम उन सबको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसके क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसके भौगोलिक संदर्भ की तो ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसके लिए एक बार इंडिया का मैप देखना होगा। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इसमें यहाँ पे है कोलंबो, ठीक है, और यहाँ पे आइलैंड है कच्चा थीवू। मतलब ये पाक जल डमरू मध्य जो है, पाक स्ट्रेट जो ये वाला जो एरिया है बेसिकली पाक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है। ये तमिलनाडु व श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच सकरा समुद्री मार्ग है, ठीक है। एक सकरा समुद्री मार्ग है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से बेसिकली जोड़ता है, ठीक है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इसको ये जोड़ता है। कच्चा थीवू द्वीप जो है ये छोटा और एक निर्जन टापू है, बहुत ही कम एरिया में 225 एकड़ की एरिया में है कच्चा थीवू द्वीप। ये इन दोनों एरियाज के बीच में है, ठीक है। सेंट एंथनी चर्च यहाँ पे स्थित है। मतलब अगर हम इसके पीछे देखें कि क्यों हम इसकी डिमांड करते हैं तो इसके पीछे कल्चरल और रिलीजियस रीजन भी है। क्या है कि रिलीजियस रीजन क्या है कि सेंट एंथनी चर्च वहां पे स्थित है। जो भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरे वहां पे जो वार्षिक उत्सव रहता है, हर साल वहां पे उत्सव मनाया जाता है, तो उसमें भाग लेने जाते हैं। ये भारतीय तट से 33 किलोमीटर की दूरी पे है और 1974 में भारत श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत भारत ने ये जो द्वीप है श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। अब संबंधित समुदाय कौन कौन इसमें है, मतलब कौन कौन, अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, तो एक तो भारत के जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, खासकर मशीनीकृत ट्रॉलर ऑपरेटर। मतलब ये क्या होते हैं कि जैसे जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से जो मछुआरे हैं वो क्या थोड़े एडवांस हैं कंपेयर टू जो श्रीलंका वाले जो मछुआरे हैं, वो इतने एडवांस नहीं है। वो क्या जो ट्रेडिशनल बोट्स वगैरह हैं उनको ही यूज करते हैं, जबकि जो इंडियन मछुआरे हैं वो क्या ट्रॉलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो बॉटम ट्रॉलिंग जो होता है ना, बॉटम ट्रॉलर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक अगर मैं आपको बताऊं जैसे ये बोट हो गई हमारी ना, और वो ट्रॉलर्स होते हैं, ये ऐसे इस प्रकार का होता है कि वो नीचे से सारी चीजों को खींचता वो ऊपर लेके आता है, ऐसे ट्रॉलर होता है। ट्रॉलर्स आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा नीचे से सारे। तो उसमें क्या जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, जिनको नॉर्मली अगर जो मछुआरे रहते हैं वो अगर जैसे छोटी मछली वगैरह जो इनको अगर कभी पकड़ लेते हैं अपने जाल में तो दोबारा उनको फेंक देते हैं जिससे कि वो फिर से ग्रो हो पाए और फिर बड़ी मछलियों को ही वो पकड़े। पर ट्रॉलर्स जो होते वो ऐसा नहीं करते, उसमें वो सारा जो भी छोटी छोटी मछली छोटे जानवर जितने उन सबको वो उसमें पकड़ लेते हैं। तो ये अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बॉटम ट्रॉलिंग एक बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इससे क्या रिसोर्सेस, ये मतलब सस्टेनेबल तरीका नहीं, इससे रिसोर्सेस बहुत तेजी से डेप्लीट होते हैं, जो समुद्र के जो रिसोर्सेज है वो। फिर श्रीलंका के जो तमिल मछुआरे हैं पारंपरिक या कारीगर पद्धति, मतलब हम कहें कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनका यूज करते हैं, ठीक है। और मतलब ये मतलब कंपैरेटिवली इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी कमजोर ही है क्योंकि गृह युद्ध से उभरे हैं अभी अभी 1983 से 2009 तक, ये मतलब गृह युद्ध से श्रीलंका जो है वो घिरा रहा। स्पेशली जो श्रीलंका में जो तमिलियन मछुआरे हैं वही इस एरिया में, मतलब ऊपर जो नॉर्थन वाला एरिया है वहाँ पे तमिलियन मछुआरे ही हैं, तो उन लोगों ने बहुत सफर किया ऑलरेडी, तो उनकी इकोनॉमिकली वो ऑलरेडी साउंड नहीं है
इकोनॉमिकली काफी पुअर है, और वो और वैसे भी वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं जो एनवायरमेंटली साउंड तरीका है। अब ऐतिहासिक अगर हम समय रेखा की बात करें तो 1974 में भारत श्रीलंका का समुद्री समझौता हुआ था, जिसकी हमने बात की। इंदिरा गांधी जी जो हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने और सिरमाबो बंदारनायक के जो श्रीलंका के जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था ये, ठीक है। आई गेस ये प्रेसिडेंट होंगे, ये बार चेक करना होगा कि प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है। श्रीलंका में जनरली प्रेसिडेंट होता है, वो ज्यादा प्राइम पोजीशन पे होते हैं, तो शायद ये वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। एक बार मैं चेक करके आपको ये चीज में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ओके, फिर कच्चा थीपू जो है वो औपचारिक रूप से श्रीलंका को सौंप दिया गया इस समझौते के अनुसार। अब भारतीय मछुआरे और तीर्थ यात्री जो है वो कच्चा थीपू पे जा सकते हैं, भले ही ये सौंपा गया हो, पर वो वहां पे आराम करने, अपने जाल को सुखाने के लिए, जो उनके मछुआरों के जाल वगैरह होते हैं ना, वो सुखाने जा सकते हैं। और जो त्योहार वगैरह जैसे सेंट एंथनी वाला जो चर्च है वो वहां पे स्थित है, वहां पे अगर जो वार्षिक उत्सव वगैरह होता है तो उसको सेलिब्रेट करने वहां पे जा सकते हैं, पर स्थायी फिशिंग राइट्स नहीं है। ओके, अब तमिलनाडु क्या कहता है इस पे कि ये तो भाई श्रीलंका को हमने उपहार में दिया, एज अ गिफ्ट दिया है, तो वो खुद को मतलब इसमें क्या एक अपर हैंड अपना समझते हैं कि हम जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने गिफ्ट किया है, तो हम वहां से फिशिंग कर सकते हैं, हम डीप सी फिशिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान मतलब तमिलनाडु जो है वो इस प्रकार के क्लेम करता रहता है। 2010 के बाद क्या हुआ, मतलब 2009 तक तो वहां पे गृह युद्ध ही रहा। फिर भारतीय मछुआरों की बार बार वहां पे गिरफ्तारी होती गई। तो भारतीय मछुआरे वो क्या होता है, कई बार वहां के जो एरिया है, आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, अभी भी होता रहता है कि वो श्रीलंकन जो वाटर है वहां तक पहुंच जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो कई बार उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और श्रीलंका ने बॉटम ट्रॉलिंग पे प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि वो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है बेसिकली वाटर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उन्होंने तो वहां पे बॉटम ट्रॉलिंग पे प्रतिबंध ही लगा रखा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली हम अगर सस्टेनेबली देखें तो ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल तरीका है बॉटम ट्रॉलिंग जो फिशिंग का है। तो श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा रखा है, पर जो इंडियन फिशरमैन है वो इसका यूज करते हैं। फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है, और तमिलनाडु सरकार की बार बार मांग हो रही है कि इसको कच्चा थीवू को वापस लो। पर ये क्या बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यदि इंडिया दोबारा अगर कच्चा थीवू आइलैंड को ले लेता है वापस, तो ये इंडिया की ग्लोबली हम देखें, जियो पॉलिटिकली देखें, तो एक छवि है उसको खराब करेगा। ठीक है, श्रीलंका ऑलरेडी मतलब अभी जो इकोनॉमिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, और इस केस में, इस कंडीशन में यदि हम श्रीलंका से दोबारा वो आइलैंड ले लेते हैं, तो वो एक हमारी जो एक इमेज है, इंडिया की जो इमेज है, बिग ब्रदर वाली जो इमेज है, वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश करेगा। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी की कोलंबो यात्रा हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि हम मतलब मानवीय दृष्टिकोण की, कि हमें एक ह्यूमन अप्रोच रखनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, और आपस में भाईचारा मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट करना चाहिए। जैसे कि जो आपसी रिश्ते हैं, श्रीलंकन जो मछुआरे और तमिलियन मछुआरे हैं, उनके रिश्ते भी आपसी अच्छे बने। ठीक है, और एक सहयोगी मत्स्य प्रबंधन पर उन्होंने चर्चा की थी कि कोऑपरेटिव फिशिंग होनी चाहिए, कॉपरेशन के साथ में फिशिंग होनी चाहिए सस्टेनेबल तरीके से। अब अभी क्या प्रॉब्लम है, तो अभी की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक तो मत्स्य अधिकार बनाम संप्रभुता। अभी मतलब यही बात हो रही कि ये तो क्या कहते हैं, कच्चा थीवू की संप्रभुता की बात हो रही कि कानूनी रूप से श्रीलंका के पास है, पर इंडियन जो मछुआरे हैं वो कहते हैं कि हमने एक गिफ्ट किया है तो हमारा भी उस पर अधिकार है। फिर बॉटम ट्रॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है कि वो बॉटम ट्रॉलिंग की करते हैं तो उससे क्या, कोरल रीफ, झींगा, आवास, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी मछलियां भी आ जाती है, कोरल रीफ्स जो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, झींगा और जो दूसरी मछलियां, उनके आवास भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये काफी गलत है। फिर श्रीलंकाई कारीगर मछुआरे जो है इसे आक्रामकता मानते हैं, मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है ना, तो ये इस प्रकार से देखा जाता है कि जो ये फिशिंग कम्युनिटी है उनपे एक आक्रामकता दिखाई जाती है बॉटम ट्रॉलिंग का यूज करके। फिर समुदाय के भीतर जो हम देखें तो वहां पे भी विभाजन है, मतलब तमिलनाडु की अगर हम बात करें कि ट्रोलर ऑपरेटर है, जो ट्रोलर बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, वो बेसिकली इसमें उनका प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट देखते हैं कि हमें तो इससे लाभ हो रहा है, तो वो इस चीज को, वो प्रैक्टिस को हटा नहीं रहे, वो अभी भी कंटिन्यूसली इसको यूज कर रहे हैं। और जो छोटे मछुआरे हैं वो इस चीज का अपोज कर रहे हैं। गिरफ्तारी और मानवीय चिंता, ये भी एक प्रॉब्लम है, कंटिन्यूसली उनका इम्प्रिजनमेंट, मतलब उनको बार बार गिरफ्तार किया जाता है, तो वो भी गलत है। ठीक है, और इसकी मतलब जो, अब अगर हम असल समस्या देखें तो विनाशकारी मछली पकड़ने की जो पद्धति है वो लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं संकट में डालती है, स्पेशली जो स्मॉल फिशरमैन है उनकी लाइवलीहुड को, उनकी आजीविका को संकट में डालती है। अब मिथक जो है कि इंदिरा गांधी ने कच्चा थी वो उपहार में दिया,
इस प्रकार से ये चीजें स्प्रेड की जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि हम दोबारा तो नहीं ले सकते, इससे हमारी जियोपॉलिटिकली इमेज खराब होगी ना। और वास्तविकता क्या है कि श्रीलंका का कानूनी दावा मजबूत था। अगर इंडिया नहीं भी देता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था उसमें ऑलरेडी श्रीलंका का इसमें पक्ष मजबूत मजबूत था, तो इन अ वे उनको उसको मिलता ही मिलता, पर फिर भी इंडिया ने एक अपना बड़प्पन शो करते हुए उनको गिफ्ट कर दिया था 1974 में। ठीक है, फिर अब इसमें अगर हम इंटरनेशनल लॉज देखें तो वो क्या होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लॉज जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो 1982 में था, ये एक होता है ना। फिर इसमें क्या होता है कि तटीय राज्य जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2000 नॉटिकल माइल का अधिकार तक रहता है। ठीक है, नॉटिकल माइल आपको पता होगा, 1 नॉटिकल माइल होता है हमारा, आई थिंक 1.85 किलोमीटर कुछ रहता है 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो आप देखेंगे कि इंडिया की जो हम अगर देखें, ये जैसे इंडिया की देखें तो इंडिया के पास में अच्छा खासा एरिया है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का काफी वाइड है। फिर 123 अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो सेमी इंक्लोज्ड एरियाज जो होते हैं उसमें सहयोग अनिवार्य होता है। अगर कोई भी सेमी इंक्लोज्ड एरिया जैसे पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य वगैरह जैसे जो एरिया होते हैं ना, उसमें अगर 2 कंट्रीज आ रही है तो आपस में वो कॉपरेट करके ही काम कर सकते हैं। जैसे अभी चाइना है, वो कह रहा है कि 9 डैश लाइन उसने बना दी और वो कह रहा है कि उस पूरे एरिया पे उसी का ही अधिकार है चाइना पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आपसी जो रिश्ते होते हैं आसपास वाले जो देश है, जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये जो कंट्रीज है इस चीज का अपोज करती है, तो उससे उनके जो रिलेशन है वो डिटीरियोरेट होते हैं। पर इंडिया हमेशा कॉपरेटिव उसका एक रहता है, एक कॉपरेटिव वाला स्टैंड रहता है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो हम जो है इसमें हम यही चाहते हैं कि सहयोग बना रहे और हम इंटरनेशनल जो लॉज और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं उनको भी अच्छे से फॉलो करते हैं, ये इंडिया की खासियत है। फिर एफए कोड ऑफ कंडक्ट 1995 की बात करें तो विनाशकारी पद्धतियां जैसे बॉटम ट्रॉलिंग है उस पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है कि बॉटम ट्रॉलिंग नहीं की जा सकती एफए कोड के तहत। और 2017 जो श्रीलंका का कानून है उसने भी बॉटम ट्रॉलिंग पे प्रतिबंध लगाया। फिर अब आगे की राह क्या है, तो एक हम देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म क्या मेजर लेने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म तो ये है कि हमें डी एस्केलेशन पे बल देना चाहिए, है ना। अभी जो कंटिन्यूसली जो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो चीजें चल रही है तो उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हॉटलाइन स्टार्ट की जा सकती है। फिर ये गिरफ्तार मछुआरों की जो रिहाई है वो शीघ्र, इसकी जो प्रक्रिया है वो शीघ्र से शीघ्र हो, उस पर हमें बल देना चाहिए। और छोटे कारीगर जो कारीगर नौकाएं हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल बोट्स हैं, उन पे कोई दंडात्मक प्रतिक्रिया ना हो, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गए। अब लॉन्ग टर्म क्या है, तो हम एक मैनेजमेंट काउंसिल बना सकते हैं, इंडिया श्रीलंका फिशरीज की मैनेजमेंट काउंसिल। और उसमें कौन कौन रह सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट्स रह सकती है, मछुआरों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, वैज्ञानिक, कोस्ट गार्ड, ये सारे लोग इसमें हो सकते हैं। और इस प्रकार की जो मैनेजमेंट काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि मतलब कितना कोटा, कितना वो फिशिंग कर सकता है, सबका कोटा तय हो जाए कि आप इतनी क्वांटिटी में फिशिंग कर सकते हो, बॉटम ट्रॉलिंग पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, और एक सस्टेनेबल तरीके से कोऑपरेटिव रूप से आपसी सहयोगात्मक तरीके से फिशिंग की जाए। इस पे ये जो कमेटी है वो इसमें नेक्स्ट क्या किया जा सकता है कि ज्वाइंट फिशरीज जोन जो है केवल छोटे भारतीय कारीगर नौकाओं के लिए समय सीमित पहुंच। ठीक है, एक ज्वाइंट फिशरीज जोन बना सकते हैं कि छोटे जो स्पेशली, मतलब जो कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग, जो बॉटम ट्रॉलिंग जो कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, उनको तो फायदा होता है, पर छोटे फिशर्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है। तो उनके लिए एक ज्वाइंट फिशरीज जोन बना सकते हैं। ट्रॉलिंग ट्रॉलर बायबैक स्कीम हो सकती है कि उनको मुआवजा दिया जा सकता है जो जिन छोटे फिशर्स को नुकसान हो रहा है उनको। जॉइंट स्टॉक मैनेजमेंट, कोई कोटा डिसाइड कर सकते हैं वैज्ञानिक डेटा को यूज करके कि कितनी आपको फिशिंग करनी चाहिए कि सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग की जाए, और जो फिशिंग के जो मतलब समुद्री रिसोर्सेज है ना, मतलब मरीन रिसोर्सेज है, उनको नुकसान ना हो। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी और डिप्लोमेसी पे जोर दिया जाए। ठीक है, समुदाय सद्भावना कार्यक्रम, मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको किया जाए, है ना। और संयुक्त समुद्री अनुसंधान केंद्र पे कार्य किया जाए। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी वाले मेजर्स हैं, ये लिए जा सकते हैं। यही इससे रिलेटेड आर्टिकल था, और इसके क्या हमने निष्कर्ष और ये सारी जो समाधान है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि ट्रॉलिंग पे प्रतिबंध हो, उनकी आजीविका को प्राथमिकता दी जाए, जो स्मॉल लाइवलीहुड उनकी जो है उस पर मतलब उसको एम्फसाइज किया जाए। फिर गहरे समुद्र और मत्स्य विकल्पों का विकास किया जाए। कच्चा थीवू को विवाद नहीं बल्कि सहयोग का प्रतीक माना जाए।
ना, मतलब ये हमारी कूटनीति में जो एशिया, दक्षिण एशिया कूटनीति में शांति, समृद्धि और आपसी सम्मान को बड़ी दृष्टि को बाधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये छोटे विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए इंडिया को भी, और इसको एक सहयोगात्मक दृष्टि से हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप सो आपको कच्चा थीवू से रिलेटेड जो भी इसकी बैकग्राउंड से भी रिलेटेड जो थी वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई होगी, और जो इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, जियोपॉलिटिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।